हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल माइक्रो मेंटर। आज हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो अगर आप सीबीएसई में हैं तो क्लास 11 स्टैंडर्ड के अंदर आएगा, बट अगर आप आईसीएस या फिर स्टेट बोर्ड से हैं तो क्लास 12th में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको वहाँ पर मिलेगा। आज हम उसी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, दैट इज assume a PPF which is a production possibility frontier for shoes. The two goods we have been given is shoes and shirts is a straight line. जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें गिवन है वो एक स्ट्रेट लाइन है. So it means less and less unit of shoes are sacrificed to gain an additional unit of shirts. More and more units of shoes are sacrificed to gain an additional unit of shirts. Same units are sacrificed, or none of the above. So we will simply revise the concept behind it. We know PPC, it is concave to origin. This PPC where we have good X, good Y, this PPC is concave. Why this PPC is concave? It is because जो marginal rate of transformation है MRT, it is increasing. Marginal rate of transformation is increasing, which means more and more unit of shoes are sacrificed to gain an additional unit of X. This happen when MRT is increasing. हमारा जो PPC है वो कॉन्केव है, बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, विच मीन्स दिस ऑप्शन नंबर 2 इज फॉल्स. नाउ लेस एंड लेस यूनिट ऑफ शूज आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ शर्ट्स. दिस अगेन मीन दैट PPC इज कॉन्वेक्स. इट इज कॉन्वेक्स, विच मीन्स अलॉन्ग द कर्व जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इन केस PPC अगर कॉन्वेक्स है तो ये डिक्रीजिंग है. Decreasing का मतलब to gain an additional unit of good X, we are sacrificing less and less unit of good Y. But here in the question, PPC is a straight line, which mean number 1 option is also false, क्योंकि यहाँ पर इसके according PPC convex हो जाएगा. So the correct answer is same and unit of shoes are sacrificed to gain an additional unit of shirts, which mean अगर पहले मैंने 1 unit of शर्ट्स को गेन करने के लिए 1 यूनिट ऑफ शूज़ को सेक्रीफाइस करा है. सो फ्यूचर में भी अगर मुझे अगेन 1 यूनिट ऑफ शर्ट चाहिए तो 1 यूनिट ही मैं सेक्रीफाइस करूँगी शूज़ का. इसीलिए जो मेरा PPC है वो स्ट्रेट लाइन होगा. ऑल राइट, मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. The question is, which economic problem involves selection of category of people who will ultimately consume the goods? Now we know, हम किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं एक इकोनॉमी के अंदर, एंड ये प्रॉब्लम्स गिवन है हमारे को ऑप्शंस में, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस. नाउ वी नो, क्वेश्चन को पढ़कर हमें पता है कि इसका आंसर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, बट क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं. अगर हम बात करें हाउ टू प्रोड्यूस में, तो हम इसमें टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमें अपने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं इकोनॉमी के अंदर. जो टेक्नोलॉजी है ये कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है एंड लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के अंदर हम मोर कैपिटल को यूज़ करते हैं कंपेयर टू लेबर, एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के अंदर हम मोर लेबर यूज़ कर रहे हैं. नाउ सेकंड है व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि कौन से टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर बनाने हैं. बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स. यानी कि ये बात कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो चुके हैं, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन की. तो ये हम किस में डिसाइड करते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली कैटेगरी में. ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, जब हम फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो
गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उसके साथ साथ हम जो शेयर है नेशनल इनकम का, शेयर ऑफ इनकम को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में किस तरीके से जो इनकम है वो डिवाइड होगी, या नेशनल इनकम है एक कंट्री के अंदर वो डिवाइड होगी, इसको भी हम डिस्कस करते हैं फॉर होम टू कैटेगरी में। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट एंड रीजन है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स बाय कंपेयरिंग विद एक्चुअल डाटा। नाउ हमें पता है एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो बेसिकली हम इसमें बात करते हैं फैक्ट्स की, हम बात करते हैं रियलिटी की। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी द सिचुएशन। शुड बी की बात करते हैं, हम बात करते हैं बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन की। आइडियल सिचुएशन शुड बी की, यानी कि इकोनॉमी के अंदर रूल्स या फिर रेगुलेशन या लॉस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होनी चाहिए, शुड बी। ठीक है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट, यस, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्स की एंड रियलिटी की। तो ये जो ए है असर्शन, ये करेक्ट हुआ। एंड सेकेंड है पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स बाय कंपेयरिंग विद द एक्चुअल डाटा, ये भी एक करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट ये इसका कोई रीजन नहीं हुआ। Assertion is correct statement, reason is also correct statement, but R is not the correct explanation of A. ये हमारा right answer होगा। I hope आपको difference पता होगा positive and normative में। So उसके basis पर हम clearly ये बोल सकते हैं that R option number B is correct. Moving to the next question. Question number 4 में हमें given है that Deepak is working as a sales manager at a salary of 1,50,000 per month. He received 2 more job offers. He get an offer of 1 lakh from TCS and the other offer is 85,000 from Wipro. What is his opportunity cost for working as a sales manager? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। सो रिमेंबर, opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. I am writing it over here that opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. यानी कि अगर एट प्रेजेंट ये जो दीपक है ये 1,50,000 पर मंथ की सैलरी रिसीव कर रहा है, तो इसको ये जॉब करने के लिए एज सेल्स मैनेजर उसने ये जो जॉब कर रहा है, कौन सी सेकंड बेस्ट ऑप्शन है जिसको वो सेक्रीफाइस करा है, उसने फॉरगॉन कर दिया है। तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा, दिस इज द ऑप्शन 1 लाख का जो उसको TCS से मिला है। सो व्हाट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर? ये उसका होगा ₹1 लाख। 1 लाख रुपीज जो है उसको जो TCS ऑफर कर रहा है, दैट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ पर हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है फ्रॉम द गिवन डाटा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट जो नंबर ऑफ यूनिट्स एक कमोडिटी की हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। क्योंकि हमें पता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, ये हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, दिस मीन्स कि जो गुड वाई है इसका प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ेगा। सो कितने यूनिट्स मैंने गुड वाई के सेक्रीफाइस करे हैं एक्स के एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम सिंपली फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो हमें पता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज डेल्टा, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने सेक्रीफाइस करे हैं अपॉन यूनिट्स गेन्ड। यहाँ पर एक और कॉलम मैंने ड्रॉ कर लिया MOC का।
सो जब मेरी कमोडिटी बी एकदम ज़ीरो थी, मैं कुछ भी नहीं बना रही थी, तो मैं एमओसी नहीं निकाल सकती. नाउ अगर मैं सेकंड पे देखूं कि मैंने ए बनाया 200, उसके बाद अगर मुझे बी को 0 से 10 का इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए मैंने जो ए है उसको सेक्रीफाइस करा. कितने यूनिट से सेक्रीफाइस करा? 20, बिकॉज 200 माइनस 180 इज 20. एंड कितने यूनिट्स बी को मैंने इंक्रीज करा है? दैट इज 10. तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो हो जाएगा मेरा 2, बिकॉज 20/10 इज 2. सिमिलरली अगर फिर से मैंने जो कमोडिटी ए को सेक्रीफाइस करा, 180 से मैंने कितना करा? 140, यानी कि 40 यूनिट्स रिड्यूस करी हैं. तो सेक्रीफाइस में न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स गेन करा है? अगेन 10 से मैं 20 पे आई हूँ, तो मैंने 10 यूनिट्स का गेन करा है. तो ये होगा 4, बिकॉज 40 डिवाइड बाई 10 इज 4. प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जहाँ पर हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए रखा है कि डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन. दिस इज आपका जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दिस इज नथिंग बट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड ये आपका स्लोप होता है पीपीसी का. रिमेंबर दिस. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is regarding that what will likely be the impact of large scale outflow of foreign capital of production possibility curve of the economy and why. So हमें पता होना चाहिए कि जब हम कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करी गई है? फॉरेन कैपिटल की बात कही है. फॉरेन कैपिटल इज नथिंग बट ये रिसोर्स है. एक कंट्री के लिए पैसा रिसोर्सेज ही होगा ना. सो अगर ये बोल रहा है कि लार्ज स्केल आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो का मतलब होता है कि कोई भी जो रिसोर्स है वो कंट्री से, ये कंट्री है इंडिया के, अब ये बाहर जा रहा है आउटसाइड, सो दैट इज आउटफ्लो. विच मीन्स कि कंट्री के अंदर जो हमारी रिसोर्सेज हैं ये डिक्रीज हो जाएंगी, ये लेस होंगी. एंड हमें पता है कि जब हमारी रिसोर्सेज डिक्रीज होती हैं तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. सो करेक्ट एक्सप्लेन अगर हम करेंगे डायग्रामेटिकली एक बार देख लेते हैं. दिस इज गुड वाई, दिस इज गुड एक्स. ये मेरा ओरिजिनल पीपीसी है. दिस इज ओरिजिनल पीपीसी. अब नाउ जो फॉरेन कैपिटल है उसका आउटफ्लो हो गया, विच मीन्स कि मेरी रिसोर्सेज जो इकोनॉमी के पास अब हैं दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो कम हो चुकी हैं. तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो मेरा इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा, या फिर मैं कह सकती हूँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सो ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हो, दिस इज द न्यू पीपीसी जो आउटफ्लो के बाद एक इकोनॉमी को मिला है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो हम बेसिकली एक इकोनॉमी की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि एक इकोनॉमी विद द गिवन जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करके, गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो क्या एक पोटेंशियल प्रोडक्शन कर सकती है. हम एक्चुअल की बात नहीं करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, हम बात करते हैं पोटेंशियल की, नॉट द एक्चुअल. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the next question is, which of these is not an assumption of PPC? जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन assumption नहीं होता? Resources are fully and efficiently utilized. Yes, this is an option. Resources in the economy आपकी fixed हैं. Of course, this is also an assumption. There is no change. Remember, no change in the level of technology. Yes, we assume this कि हमारी जो resources हैं and technology है वो change नहीं हो रही हैं. The last is resources are equally efficient in the production of all products. Yes, ये वाला जो आंसर है ये not an assumption, क्योंकि जब हम assumption की बात करते हैं तो जो हमारा फोर्थ assumption है वो है कि resources are not equally efficient. Resources are not equally efficient in the production of all products. ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी में, जब हम रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ये डिक्रीज होती है.
दिस प्रोडक्टिविटी इट डिक्रीजेज. सो इसीलिए बोलते हैं दैट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. ये हमारा करेक्ट अजम्पशन है, बट क्वेश्चन में नॉट गिवन नहीं है, इसीलिए जो हमारा आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन नंबर 4. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है. इसमें हमें बेसिकली बताना है डैश डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर. हमने पढ़ा है कि एक इकोनॉमी की दो ब्रांच होती हैं, एक होता है माइक्रो एंड दूसरा होता है मैक्रो. माइक्रो में हम स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं, मैक्रो के अंदर हम लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मैक्रो का जो ए है ये एग्रीगेट के लिए होता है एंड माइक्रो का जो ये आई है ये इंडिविजुअल के लिए होता है. तो जब हम किसी इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर सेक्टर को या इंडस्ट्री को, किसको, एक पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री या मार्केट की हम स्टडी करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की. एंड क्वेश्चन में भी गिवन है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर. एक पर्टिकुलर सेक्टर है, कौन सा, ऑटोमोबाइल. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की. ओके, डन. नाउ सेकेंड है बेसिक रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमिक्स. जितनी भी इकोनॉमीज हैं पूरी कंट्री, जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं, उनका जो बेसिक रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का उन कंट्रीज में, दैट इज आपका स्केयरसिटी. हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते ही इसलिए हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं. तो आप चाहो तो पूरा लिख के आ जाना स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अदरवाइज स्केयरसिटी भी लिखोगे तो इनफ है. एंड ये स्केयरसिटी क्यों है? क्योंकि जो हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स हैं, ह्यूमन वॉन्ट्स ये तो अनलिमिटेड है. वेट, ह्यूमन वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड हैं एंड इन सभी रिसोर्सेज जो स्केयर्स हैं, स्केयर्स रिसोर्सेज हैं, एंड इन साथ साथ स्केयर्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं. यानी कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स को हम एक जगह से ज़्यादा जगह यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमारे जो इकोनॉमिक्स है हम उसको पढ़ते हैं. So the next question is, which one out of the following promotes disparity in income distribution? डिस्पैरिटी का मतलब, ये डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमीर गरीब का भेदभाव होता है एक, या फिर कह लो जो पुअर और रिच के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है ये बढ़ता जाता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये कौन सी इकोनॉमी में मिलता है? मार्केट में, सेंट्रली प्लान्ड में, मिक्स्ड में, या फिर ऑल ऑफ द अबव में. नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस हमें पता होना चाहिए कि एक मार्केट इकोनॉमी क्या होती है. मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो मेजर डिसीजंस हैं, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं वो कौन लेता है? सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है. जो हमारे मार्केट फोर्सेस होते हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई के, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं. सेंट्रली प्लान्ड में जो सब कुछ करता धरता है वो कौन होता है? गवर्नमेंट. मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का जो रोल है वो नहीं होता, गवर्नमेंट रोल बिल्कुल नहीं होता, बट सेंट्रली प्लान्ड में होता है. उसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? एक हाइब्रिड मॉडल होता है जहाँ पर गवर्नमेंट भी काम करती है प्लस मार्केट भी काम करता है. तो एक पैकेज है इन दोनों का, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सो जब हम बात करते हैं डिस्पैरिटी की, तो किसी भी कंट्री के अंदर जो डिस्पैरिटी है वो तभी बढ़ेगी अगर सब कुछ जो भी हो रहा है इकोनॉमी में वो प्रॉफिट मोटिव से हो. किससे हो? प्रॉफिट मोटिव से. एंड ये जो प्रॉफिट मोटिव ये कहाँ होता है? जब मार्केट सब कुछ डिसाइड करता है. और ये सब कुछ कहाँ होता है? एक मार्केट इकोनॉमी के अंदर. सो द करेक्ट आंसर इज मार्केट इकोनॉमी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स द पीपीसी टू लेफ्ट. इस स्टेटमेंट को बताना है कि हम इसके साथ स्टैंड करते हैं या फिर हम इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट कर रहे हैं. सो अब मुझे एक बात बताओ, जब हम पीपीसी को ड्रॉ करते हैं, हमारा ये पीपीसी है, इसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक बेसिक अजम्पशन होता है, दैट इज़ कि जो रिसोर्सेज हैं, एक इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज हैं उसको हम फुली या फिर कह सकते फुली एंड एफिशिएंटली हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है. एंड अगर किसी भी कंट्री में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि एक कंट्री अपनी रिसोर्सेज को
फुली यूटिलाइज नहीं कर रही है, फुली यूटिलाइजेशन वहां पर नहीं हो रहा है। तो पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों करेगा? इसका सिंपल मतलब तो ये हुआ ना कि ये जो पीपीसी है, हम इकोनॉमी पीपीसी के इनसाइड में ऑपरेट कर रही है। द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग इनसाइड पीपीसी, तो पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा ना लेफ्ट में ना राइट में। अगर क्वेश्चन ये बोल देता कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो अब रिड्यूस हो गई, तो बताओ पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट होगा या फिर राइट में? तो अगेन जब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी तो पीपीसी में कोई भी शिफ्ट नहीं आएगी। हम इतना बोलेंगे कि पहले इकोनॉमी इनसाइड प्रोड्यूस कर रही थी, अब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया, तो मतलब जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन है वो मूव कर रहा है बाउंड्री लाइन, जो ये है बाउंड्री पॉइंट्स इनके तरफ। एंड अगर रिसोर्सेज हमारी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं तो प्रोडक्शन कहाँ होगा? बाउंड्री पर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है वहां पर हम इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करेंगे। क्या करेंगे? रिफ्यूट, क्योंकि जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है वो शिफ्ट नहीं करेगा इकोनॉमी पीपीसी को लेफ्ट में। सिंपली हम कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं? इनसाइड। तो प्लीज़ इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिख कर आना कि हम इनसाइड में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं कर रही है एक इकोनॉमी। इस केस में पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा। ओके, ये सब आपको एग्जाम में लिख कर आना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है एंड आपके एग्जाम में इस वीडियो ने थोड़ा बहुत भी हेल्प किया हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू, बाय।